ब्रह्मांड में होने वाले बदलावों से राहत कहीं भी मुमकिन नहीं। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर हम कुछ करोड़ साल से ज्यादा छिप सके। एक दिन ये सब कुछ कुदरत के उस कानून के आगे सिर झुका देगा जिसके तहत जन्म, तबाही और पुनर्जन्म का चक्र चलता रहता है। हमारा ब्रह्मांड नई नई खूबसूरत चीजें बनाता रहता है, उन्हें खत्म करता है और फिर उनके टुकड़ों से फिर नई चीजें बना देता है। कोई भी प्रजाति किसी भी मुमकिन दुनिया में लंबे समय तक सही सलामत रहना चाहती है तो उसे सीखना होगा कि कैसे इंटरप्लैनेटरी और इंटरस्टेलर मास ट्रांजिट को अंजाम दिया जाए। अगर हम इंसान लाखों, करोड़ों या अरबों साल तक जिंदा रहना चाहते हैं तो हमें आज से ही वायुमंडल में इतनी सारी कार्बन डाइऑक्साइड को झोंकना बंद कर देना होगा। लेकिन मैं मानव जाति को संदेह का लाभ देते हुए लंबे दौर की बात करूंगा। सूर्य की उम्र बढ़ रही है, बाकी हम सब की तरह ही। किसी दिन इसके कोर में मौजूद हाइड्रोजन फ्यूल का भंडार खत्म हो जाएगा। अब से 5 या 6 अरब साल बाद हाइड्रोजन फ्यूजन वाला हिस्सा थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस का एक फैलता हुआ सेल धीरे धीरे बाहर की तरफ बढ़ेगा जब तक तापमान 1 करोड़ डिग्री से कम नहीं हो जाता। ये पहले एक येलो ड्वार्फ बनेगा और उसके बाद एक रेड जायंट। वीनस और पृथ्वी पर इसका गुरुत्वाकर्षण घटेगा जिससे ये दोनों कुछ समय के लिए एक सुरक्षित दूरी पर चले जाएंगे। आकार में फूल चुका ये विशाल लाल सूर्य फिर मर्क्यूरी प्लैनेट को समेट कर निगल जाएगा। रहने लायक इलाका बाहर की ओर बढ़ते हुए और दूर होता जाएगा और ऐसा होने पर सूर्य के फैलने से पैदा हुई जबरदस्त रोशनी और गर्मी जुपिटर सिस्टम तक जा पहुंचेगी। अमोनिया और पानी के इसके बादल बच निकलते हुए वेपर की शक्ल में अंतरिक्ष में गुम हो जाएंगे और पहली बार जुपिटर के ऊपरी वायुमंडल के नीचे छिपी अनजान परतें नजर आने लगेंगी। क्या हम जुपिटर के इन जम चुके चंद्रमाओं में से किसी एक पर बस सकते हैं? यूरोपा और कैलिस्टो को घेरने वाली बर्फ की मोटी परतें पिघल जाएंगी जिससे नीचे मौजूद तरल सागरों तक सूरज की तेज रोशनी पहुंचेगी जो अब से हजारों गुना ज्यादा ताकतवर होगी। इससे पानी के वेपर्स की बड़ी मात्रा रिहा होने पर एक ग्रीन हाउस इफेक्ट शुरू होगा। गैनीमीड का पतला वायुमंडल भाप वाला और घना हो जाएगा। अगर इन महासागरों में जीवन मौजूद होगा तो उसके पनपने और फलने फूलने की नई गुंजाइशें पैदा हो जाएंगी और ऐसा होते ही गैनीमीड इन्हीं जीवों का हो जाएगा। और ये अच्छा भी है क्योंकि हम चाहेंगे कि हमारा अगला आशियाना सूरज से एक सुरक्षित दूरी पर हो। सौर विकास तो होगा ही, लेकिन हमारे पास नया घर ढूंढने से पहले 1 अरब साल है। कॉस्मोस में अपने इन नए संभावित घरों को ढूंढने के हिसाब से ये वक्त काफी है। ये है शनि। सूर्य ने इसके साथ ये क्या किया? सूर्य ने इसकी शान ही चुरा ली, इसकी रिंग्स। और टाइटन, उसने शनि का एटमॉस्फेयर ही चुरा लिया। मतलब यहां पर किसी दुनिया के होने की संभावना ही नहीं है। ये है नेपट्यून का चंद्रमा ट्राइटन। इस दुनिया को रोमन गॉड नेपट्यून के बेटे के नाम से जाना जाता है। ग्रीक्स पहले इसे पोसाइडन के नाम से जानते थे, यानी समुद्र का देवता। पहले इस समुद्र को किसी ने नाम नहीं दिया। इसका वजूद अभी शुरू हुआ है जब विशाल लाल सूर्य की गर्मी ने कभी जमे हुए इस चंद्रमा की अमोनिया गैस और बर्फ को पिघला दिया। हमारे दूर दराज वंशज हमसे अलग तरह का जीवन बिताएंगे। ट्राइटन का एक दिन 144 घंटे लंबा होगा और सर्दियां होंगी बहुत ही बेरहम 50 साल लंबी। फिर भी अब से कुछ अरब साल बाद का ट्राइटन हमारे लिए एक बढ़िया आशियाना हो सकता है। यहाँ सब कुछ है, एक वायुमंडल, पानी के सागर और केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स जो जीवन मुमकिन बनाएंगे। यहाँ बेशक सर्दी बहुत ज्यादा है, लेकिन जनवरी में न्यूयॉर्क में पड़ने वाली सर्दी जितनी तीखी नहीं है। इसका मतलब पूरे साल स्कीइंग हो सकेगी। लेकिन एक दिन सूर्य की गर्मी खत्म हो जाएगी और यहाँ भी रह सकने की गुंजाइश बाकी नहीं बचेगी। अपनी सारी गर्मी गंवा देने के बाद सूर्य भी खाली हो जाएगा और अंदर से दिखाई पड़ेगा एक छोटा सफेद ड्वार्फ। अब इस तारे में इतनी ऊर्जा भी नहीं बचेगी कि ये अपनी बाकी बची संतानों को गर्म रख सके, यानी बाहरी सौर मंडल के चंद्रमाओं को। तो अगर हम किसी नए घर पर कुछ करोड़ साल से ज्यादा समय के लिए बसने की सोच रहे हैं तो हमें और भी ज्यादा दूर तक सफर करना होगा। हमें अपना सौर मंडल छोड़कर इंटरस्टेलर स्पेस के बिना तली वाले विशाल समुद्र का सामना करना होगा। शायद आप यही सोच रहे हैं
कि हम दूर दराज तारों की तरफ तो नहीं जा रहे। हमने एक बार चंद्रमा की तरफ बढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन फिर हम अपनी सुरक्षित पृथ्वी की तरफ लौट आए। हम तारों के किसी सफर के दौरान जिंदा बचे रह सकते हैं, ऐसा हमें क्यों लगता है, जब इनमें से सबसे करीबी हमारे चंद्रमा से 10 करोड़ गुना ज्यादा दूर है? क्या वो अनजान वातावरण हमारे छोटे छोटे स्पेसशिप्स को खत्म नहीं कर देगा? शायद हम कामयाब हो सकते हैं, पर क्यों? क्योंकि हम पहले भी ऐसा कर चुके हैं। एक समय था जब कुछ लोगों ने अज्ञात को चुना था। उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगाया अनजान समुद्रों के सफर के दौरान, और उन्हें अपनी हिम्मत का इनाम भी मिला। उन्हें धरती पर ही स्वर्ग मिला। चलिए अब मैं आपको उन्हीं की कहानी सुनाता हूं। हम इन लोगों को कहते हैं लपीटा, लेकिन शुरू से इनका ये नाम नहीं था। ये दशकों पहले की एक गलत फहमी का नतीजा था, जब हमें इनकी पॉटरी के टुकड़े मिलने शुरू हुए थे। मेरे लिए ये लपीटा नहीं, बल्कि वॉयेजर्स हैं। ये नाम इनके ज्यादा योग्य है। लगभग 10,000 साल पहले जब दक्षिणी चीन की बस्तियों में लोगों की आबादी बढ़ने लगी, तो कुछ लोगों ने पहल करते हुए दक्षिण की तरफ बढ़ना शुरू किया। ये जगह आज ताइवान कहलाती है। और हमारे ये वॉयेजर हजारों साल से खुशी खुशी वहीं रहते रहे, लेकिन फिर यहाँ भी भीड़ बढ़ने लगी। जिस तरह से हम लोग एक खास ग्रह पर काफी समय से बसे हुए हैं, जैसे हमारे सामने कॉस्मोस की दूसरी दुनियाओं तक पहुंचने, उन्हें जानने के संबंध में सीमाएं हैं, वैसे ही हमारे दूर दराज पूर्वज कुछ खास इलाकों तक ही बंद कर रह गए। उन्हें अगर लंबी दूरियां तय करनी होती तो वहां तक पैदल चलना पड़ता, और फिर ऐसा होता कि वो चलते चलते पानी के किनारे तक ही पहुंच जाते थे। तब तक समुद्रों में सफर करने वाला दौर शुरू नहीं हुआ था। ये बात मिडिल ईस्ट के फिनिशियंस और क्रीट के मिनुअन्स से पहले की है। उनका इतिहास हमें ये बताता है कि वो किनारे तक पहुंच गए थे, लेकिन मछली पकड़ने और कारोबार से जुड़े अभियानों के दौरान वो किनारों से ज्यादा दूर नहीं जाते थे। हमें नहीं मालूम कि सबसे पहले वॉयेजर्स को इस असंभव से काम के लिए किस बात ने प्रेरित किया। क्या उन्हें जमीन पर भरोसा नहीं रह गया था, क्योंकि भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोटों की वजह से उनका जीवन मुश्किल हो गया था, या फिर हमलावर पड़ोसियों ने उनके लिए जिंदगी मुश्किल कर दी थी? कहीं जलवायु में बदलाव से तो उनकी रोजी को खतरा पैदा नहीं हो गया था? क्या उन पर जनसंख्या का दबाव था? कहीं वो ज्यादा शिकार और ज्यादा मछली पकड़कर अपने द्वीप के संसाधन को खत्म तो नहीं करने लगे थे? या फिर वो अपनी उत्सुकता के कारण सागरों को खोजना चाहते थे, उस रहस्यमय दूरी को तय करना चाहते थे, फिर चाहे उसमें कितना ही खतरा क्यों ना हो? खैर, उनका मकसद जो भी रहा हो, धीरे धीरे उन्होंने अपने डर पर काबू पा लिया, और जहां पहले कोई नहीं गया था वहां जाने की तैयारी करने लगे। तो उन वॉयेजर्स ने पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पूर्वजों द्वारा विकसित की गई नेविगेशन की तकनीकों का इस्तेमाल किया, और वो तकनीकें आज भी काम की हैं। मौसम के हिसाब से पक्षियों के माइग्रेटरी फ्लाइट पैटर्न्स उनके जीपीएस हुआ करते थे। ये अपने साथ ऊंचाई पर उड़ने वाले फ्रिगेट बर्ड्स भी लाते थे, और फिर उन्हें आजाद करके सबसे नजदीकी जमीन तक का सबसे छोटा रास्ता ढूंढते। ये लोग पानी को पढ़ते, अपनी उंगलियों के छोर से समुद्र के बहाव को महसूस करते और बादलों में लिखे संदेश पढ़ते। ये वॉयेजर्स वैज्ञानिक थे, और ये पूरी प्रकृति थी उनके लिए एक प्रयोग। ये लोग सबसे पहले फिलीपीन आइलैंड्स पर बसे। वहां 1000 साल रहने के बाद अब ये फिर से सफर के लिए तैयार थे। वॉयेजर्स की नई पीढ़ियों पॉलिनेशियंस ने इंडोनेशिया की खोजबीन के लिए मिशन चलाए जो कामयाब रहे। ये लोग मेलेनेशियन आइलैंड्स, वेनुआतु, फीजी, समोआ और मार्केसिस गए। इसके बाद ये गए दुनिया के सबसे अलग थलग द्वीप समूह हवाईयन आइलैंड्स पर, तहीटी, टोंगा, न्यूजीलैंड, पिटकेन और ईस्टर्न आइलैंड। इनका जल साम्राज्य समुद्र में लगभग 5 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला था, और उन्होंने यह हासिल किया बिना एक भी कील या धातु के औजार की मदद से। जैसे जैसे द्वीपों के बीच संपर्क घटता गया, तो पॉलिनेशियंस अपने साथ जो भाषा लाए थे वो बिना बाहरी प्रभाव के अलग अलग शक्ल में ढलने लगी।